यस ठीक है, सर। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बीच में बता देना, क्योंकि कल इसकी रैम वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी मेरे लैपटॉप की, तो मैं आज ही इसको दिखा कर लाया हूँ। तो कोई भी बीच में प्रॉब्लम हो जिसको मैं ऑब्जर्व ना कर पाऊँ, तुम ऑब्जर्व कर लो, वो मुझे बता देना। ठीक है, देखिएगा, हमने ये कहा कि एक तो ये मैग्नेट, दूसरा मैं ये जानता हूँ कि जो एक वो होता है हमारे पास सोलेनोइड, सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। सोलेनोइड क्या होती है? कुछ नहीं होती, सिंपली वायर्स को ऐसे 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 लपेट कर लंबा रख दिया जाता है। ठीक, उसकी वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब उसके अंदर करंट फ्लो करती है सोलेनोइड के अंदर। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सोलेनोइड इज जस्ट लाइक अ सिंपल पीस ऑफ वायर। ये वायर के ऐसे छल्ले बने हुए ऐसे ही पड़ा हुआ है कुछ। लेकिन जब करंट फ्लो करता है तो करंट कंडक्टर की तरह तो बिहेव करेगा ही, करंट तो उसमें फ्लो करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करेगा। और एक चीज ये बताई जाती है कि अगर सोलेनोइड के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दें तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर में मुझे क्या करना है कि मैं जो हूं ना, इस सॉफ्ट आयरन कोर को यहां से, यहां से मैं इसको कनेक्ट करूंगा एक ज्वेल्ड बियरिंग पर, एक ज्वेल्ड बियरिंग पर। ये ऐसे, ऐसे और ऐसे पॉइंटेड है ये पोर्शन। और यहाँ जो ये ज्वेल्ड बियरिंग है, बियरिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक होल है, और ये होल जो है, इस तरीके से इसके अंदर होल है, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, ये यहाँ पर रोटेट हो सकता है, ये इससे अटैच है। इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ भी, ये ऊपर की तरफ भी अटैच है ऐसे ही एक बियरिंग से। मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंटर है और यहाँ पर एक पॉइंटर है, और इस पॉइंटर पर ये इस तरीके से रोटेट हो सकता है। ठीक, अच्छा, ये जो पॉइंटर है, इसकी खास बात होती है कि ये जो पॉइंटर बना होता है, इसको तो बोल देते हैं बेटा ज्वेल्ट बियरिंग, JEWELLED, ज्वेल्ट बियरिंग। ठीक है, और ऐसे ये भी ज्वेल्ट बियरिंग है, ये भी ज्वेल्ट बियरिंग है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं हेयर, हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। इसमें स्प्रिंग जो है, इसके अंदर स्प्रिंग भी लगा होता है, मतलब यहाँ से स्प्रिंग भी अटैच होता है। मतलब ये कि अगर मान लो मैं ये जो बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है, अगर मैं इसको अपने हाथ से ऐसे घुमाऊं, तो घुमाने के बाद इसमें भी और इसमें भी ऊपर और नीचे स्प्रिंग है, इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये वापस घूमकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मैंने घुमाया, घुमाकर छोड़ दिया, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब और एक काम करा जाता है, यहां से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, सॉफ्ट आयरन कोर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में मैं एक कॉपर की वायर, कॉपर की वायर अटैच कर देता हूँ, इस पे जोड़ देता हूँ। कॉपर की वायर जोड़ दी, कॉपर की वायर को ऐसे लेकर आया, ऐसे लेकर आया, और ऐसे लाकर अगर मैं इसको वापस यहाँ जोड़ दूंगा तो एक लूप बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, और भी कई लूप बन जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा जगह बना ली लूप्स बनाने के लिए, ताकि दिखाई दे जाए। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, अगर डायग्राम ना समझ में आए तो बता देना प्लीज। ये एक लूप तो हो ही गया, उसके बाद ये दूसरा लूप, उसके बाद ये तीसरा लूप, और चलो हम ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर, तो मैंने 3 लूप बना दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी ऐसा ऐसी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे मेरा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह से कमजोर रह जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हर तरह से मैं स्ट्रॉन्ग चाहता हूँ, पहली चीज।
जो मैंने मैग्नेट ली एक्सटर्नल, वो मैंने खूब लंबी लेंथ की मैग्नेट ले ली। दूसरा, मैंने उसको ऐसे घुमा दिया ताकि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का एयर गैप कम हो जाए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। तीसरा, मैंने सोलोनॉइड, सोलोनॉइड क्या होता है, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, कॉइल्स के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो तो वो बन जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलोनॉइड बन जाता है वो। ठीक, तो मैंने सोलोनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉइल्स की, यहाँ तो क्योंकि समझाना है तो मैंने सिर्फ 3 टर्न्स बनाकर दिखाया है, मैं और भी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूँ। तो हर तरह से मेरे हाथ में जितनी चीजें थी वो सब मैंने कर ली ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आए। ठीक है, अच्छा, और ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ वो अभी आपको बताता हूँ, देखिएगा। अब हमने क्या करा, इतना बनाने के बाद में, इतना डिजाइन बनाने के बाद में हमने यहाँ पर एक स्केल लगा दिया। ये है स्केल। स्केल किस तरीके से, ये वाला पॉइंट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसको लास्ट वाले को 25 समझ लो। तो ये मैंने एक लीनियर स्केल लगा दिया यहाँ पर, और ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से से मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर। एल्यूमिनियम का पॉइंटर क्यों लिया, पहली चीज तो ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत लाइट होता है। दूसरा ये है कि ये मेटल होता है, टूटने के चांस नहीं होते। लाइट होता है, टूटने के चांस नहीं होते, और सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, कि ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक नहीं होता ये मटेरियल, मतलब इट डजंट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो क्योंकि इस पूरे डिवाइस के अंदर जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद ये डायग्राम समझ में आ गया जी दोनों को, ये बताओ मेरे को, डायग्राम समझ में आ गया। अब इसके बाद बेहद आसान सा फंडा है इसमें। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो हम क्या करेंगे कि एक एंड पर ये कॉइल यहाँ पर कनेक्टेड है और एक एंड पर ये कॉइल यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इधर वाला जो हेयर स्प्रिंग है इससे एक वायर अटैच करा, और नीचे वाले हेयर स्प्रिंग से एक वायर अटैच करा। ठीक है, और ये हो गए हमारे टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब क्या है कि वायर के दो एंड, इनमें मैं क्या करूंगा, मैं इन वायर के दोनों टर्मिनल्स को मेरे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है मैं उसके अंदर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं इन दोनों टर्मिनल्स में एक बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी टाई अप कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर इसमें, इस कॉइल में करंट का फ्लो होना शुरू होगा। जब करंट का फ्लो होना शुरू होगा तो a coil placed inside a magnetic field always undergoes a torque, उसमें हमेशा एक टॉर्क लगता ही लगता है। और जैसे ही ये इस तरीके से इस पर टॉर्क लगेगा, ये इधर को घूमेगा या इधर को घूमेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि करंट का डायरेक्शन, मेरा पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, मेरा पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मैंने टर्मिनल्स कौन से लगाए हैं, या तो ये इधर रोटेट करेगा या फिर ये इधर रोटेट करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया, मैंने जैसे ही इसमें करंट अप्लाई करा, करंट अप्लाई करते ही बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ये रोटेट होगा, और जैसे ही ये रोटेट होगा तो यहाँ पर ऊपर पॉइंटर पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जो मेरा स्केल बना हुआ है इस पर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा, और डिफ्लेक्शन दिखाई देते ही मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, सर्किट के अंदर करंट है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जब भी कभी मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कर रहे हैं, या जब भी कभी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम करना चाह रहे हैं, तो जब उसमें करंट फ्लो करेगा मैं तब काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो हेल्थ hazard हो सकता है उसमें। क्योंकि अगर करंट है तो करंट मुझे लग सकता है, और मुझे करंट लगेगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्टडी करना चाहता हूँ या उसे रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा उसमें करंट है नहीं है। करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर का है। अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीके का करंट है तो गैल्वेनोमीटर को जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा वो डिफ्लेक्शन दिखा देगा, और अगर करंट नहीं है
तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, फिर मैं आसानी से अपने हाथ से भी उसके वायर्स को हटाकर जोड़कर सब काम मैं कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? बताइए, कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया होगा इसका अच्छे से? यस सर। ठीक है ना? तो ये जो हमने यस सर। कॉइल के लूप्स दिखाए हैं, ये कॉइल के लूप्स वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसमें एक चीज जो मैं आपको भी समझाऊंगा, वो देखिएगा कि जो मैंने लूप बनाया था, ये जो लूप बनाया हुआ है ये बीच में छोटा सा, इस लूप पर टॉर्क किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये वही चीज है जो लास्ट क्लास में करा था। इसको मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा, ठीक, क्योंकि उसमें और इसमें मामूली सा अंतर है। अभी बता रहा हूं, ये मिटा रहा हूं यहां से। जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर है, वो आप अभी समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी उसमें। मैंने जो लूप बनाया था, लूप वाज रोटेटिंग लाइक दिस, लूप इस तरह से रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो मैं वैसा ही लूप सेम टू सेम दोबारा बनाऊंगा, और ये जो एंड्स है नॉर्थ और साउथ वाले, ये मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ लूप बना रहा हूँ। लूप ये हो गया हमारा, ऐसा था लूप। इस लूप में हमने क्या कहा था कि ये बीच में था बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बीच में था एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो इसकी ये वाली लेंथ थी, इस वाली लेंथ को मैंने लिया था स्मॉल ए, इस वाली लेंथ को हमने लिया था स्मॉल ए, इस वाली लेंथ को हमने लिया था स्मॉल बी, इसको स्मॉल बी लिया था। और फिर हमें मालूम है कि मैं ये वाले जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये नहीं बना रहा हूं, तो इससे मुझे एक चीज बस देखनी थी। नॉर्थ और साउथ पोल बनाने से मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से और इधर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बेटा ऐसे होगा, बी वेक्टर। ठीक है, करंट मैंने कुछ इस तरह से अप्लाई करा है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के, करंट ऐसे आ रहा है, फिर करंट ऐसे जा रहा है, फिर करंट ऐसे आ रहा है ना, और इस तरफ आके करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, और करंट इज कंप्लीटिंग इट्स लूप, करंट अपना लूप कंप्लीट कर रहा है। तो देखिएगा करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो मैंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ, तो मेरा थंब जो है, मेरा थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो यानी कि मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, एफ वेक्टर। बताइए, क्लियर यस सर। है ना, ये अंदर की यस तरफ सर। लगेगा। सिमिलरली जब यहाँ पर करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट यानी कि सेंट्रल फिंगर इधर, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अब थंब का आगे की तरफ, तो यानी कि यहाँ मेरा फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, बस एक चीज जो मैं बताना चाहता था, ये डायग्राम तो सेम है, इस तरीके से ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इसको अंदर खींचेगा, ये वाला फोर्स इसको बाहर खींचेगा, और ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर जाएगा कॉइल। और कॉइल जब हल्का सा ही रोटेट करेगा ना, मैं उसी से समझ जाऊंगा कि मेरा इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब जो भी मैं सर्किट स्टडी कर रहा हूँ उसमें करंट है, उसमें करंट है, तो जरा संभल कर काम करना है, करंट हमें लग सकता है अगर हम उसके वायर्स को छुएंगे तो। अब देखिएगा, ये दोबारा से समझाने का मेरा जो रीजन था वो ये था कि पहले जो मैंने देखा था उसमें बेटा ये था, नॉर्थ पोल ऐसे, ठीक है, और साउथ पोल ऐसे। अब नॉर्थ पोल है ऐसे, ठीक है, और साउथ पोल है ऐसे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब इस केस में पता है क्या है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जब मैं फोर्स की बात करता हूं, ठीक, तो क्योंकि ये कर्व्ड पोर्शन है, पहले वो स्ट्रेट पोर्शन था, तो जब वो स्ट्रेट पोर्शन था तो इसमें जो नॉर्थ पोल है इसमें और इसमें फोर्स, इसके बीच में कोई एंगल बनता था। लेकिन अब क्योंकि ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड पर जब भी मैं फोर्स को परपेंडिकुलर दिखाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये कहलाता है रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड ही।
पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है बिकॉज यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है। कर्व मतलब देयर हैज टू बी सम रेडियस, कोई ना कोई रेडियस होगा इस कर्व का, तो इसलिए उस फील्ड को, होता मैग्नेटिक फील्ड ही है, उसको रेडियल फील्ड बोल देते हैं। और रेडियल फील्ड के केस में, इन द केस ऑफ रेडियल फील्ड, मतलब यहाँ बस आपको एक चीज देखनी है कि फंडा तो मैं टॉर्क वाला यूज करूंगा, ठीक। हम कहेंगे इन मूविंग कॉइल, in moving coil galvanometer, in moving coil galvanometer, magnetic field is called radial field, इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं। और रेडियल फील्ड के केस में, इन द केस ऑफ रेडियल फील्ड, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एफ वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल जो थीटा बनता है बिटवीन बी वेक्टर इज 90 डिग्री। देयरफॉर टॉर्क जो है, टॉर्क हमारा जो ये था एन आई बी ए साइन 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि टाउ आ जाता है मेरे पास एन आई बी ए। बताइए ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? ये सिर्फ आपको ये सिर्फ आपको बस इतना मेंशन करना है कि क्योंकि वो रेडियल फील्ड है, इस वजह से दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो उसको आपको ड्रॉ करके और उस पर टेंजेंट बनाकर दिखाना नहीं है, ठीक। बस इतना बता देना है कि बिकॉज वो रेडियल फील्ड है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एंगल एज 90 डिग्री एंड देयरफॉर माय टॉर्क विल बी ओनली NIBA, बस NIBA होगा और उसमें थीटा का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हमने ये कहा कि जब ये मेरे पास NIBA आ गया तो अब रोल शुरू होता है इनका, ये जो है यहाँ पर हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग का रोल शुरू होता है। हेयर स्प्रिंग क्या करते हैं? हेयर स्प्रिंग का काम ये है कि करंट ने क्या करा, जैसे ही हमने करंट अप्लाई करा तो उसने तो इसको एकदम से घुमाया, जैसे ही उसने इसको घुमाया तो क्या होगा, इसमें डिफ्रैक्शन दिखाई दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं है आपने लगाकर ही छोड़ दिया, ठीक। लगाकर छोड़ देंगे तो हीट डेवलप हो जाएगी। आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, लगाने के बाद आप वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है। अगर कोई डॉक्टर आपकी पल्स रेट चेक करता है तो वो स्टेथोस्कोप को एक बार लगाता है, ये नहीं कि उसने लगा ही दिया उसको चिपका ही दिया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को आप लगाते हैं और लगाते ही आप हटा देते हैं। लगाने का मतलब क्या है कि अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। मानो कि करंट था तो आपने लगाया, डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आते ही आपने अब उसको हटा दिया। उसके वायर्स को जैसे ही आपने हटाया तो बिकॉज यहाँ पर स्प्रिंग लगे हुए हैं तो ये वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा एक तो होता है टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो इसको डिफ्लेक्ट करता है, नीडल डिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से, और ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको रीस्टोर कर देता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। तो मैं वो देखूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर द टॉर्क जो डिफ्लेक्ट करता है ना, वो उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है। मैं ये मिटा रहा हूँ, तो दिस टाउ, यानी कि ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क deflects the coil, deflects the coil through an angle alpha. This torque deflects the coil through an angle alpha. तो ये डिफ्लेक्ट कर देता है। अब एक जो हमारी रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, टाउ रिस्टोरिंग, अब रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो कौन लगाता है, ये एयर स्प्रिंग लगाते हैं ताकि वो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करे। दिस रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा क्या है कि कितना एंगल मेरा कॉइल घूमा, कितना एंगल मेरा कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ। तो टाउ रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, और टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। मैं जानता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन घटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। दिस के इज कॉल्ड
इस के को बोलते हैं बेटा टॉर्शन, TORSION, टॉर्शन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक, फिर हम कहते हैं कि सिंस रीस्टोरिंग टॉर्क restoring torque is equal to deflecting torque. Restoring torque is equal to deflecting torque. तो restoring torque जो है वो क्या हो गया K अल्फा। ठीक, restoring torque हो गया K अल्फा, और जो deflecting torque है जो इसको डिफ्लेक्ट करता है वो मैं निकाल ही चुका हूँ NIBA, है ना। तो ये हो गया NIBA। तो यहाँ से मेरा अल्फा कितना निकल जाएगा, अल्फा आ जाएगा NBA अपॉन K इंटू आई, NBA अपॉन K इंटू आई। इस आई को मैंने अलग क्यों लिखा है ये बस आप 1 मिनट में समझ जाओगे। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है, अल्फा जो है, अल्फा क्या है कि कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नीडल कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो करंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बताइए क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बोलो? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद हम कहते हैं कि जब मैं यहाँ से आई को निकाल रहा हूँ, आई कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, अब इसको आगे यहाँ पर आई का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि अगर आई कैलकुलेट करना हो तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा K अपॉन NBA, K अपॉन NBA इंटू अल्फा। ये हो जाएगा K अपॉन NBA इंटू अल्फा, ये हो गया, है ना। और इसमें अल्फा को अलग रखो, बस अल्फा को अलग रखो, और ये जो पोर्शन है इसको बोल दीजिए आप कैपिटल G। I इज इक्वल टू कैपिटल G अल्फा, G इज इक्वल टू होता है K अपॉन NBA, G इज इक्वल टू K अपॉन NBA, और इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास G की वैल्यू तो इतनी आ गई, है ना, और अगर मैं यहां से देखूं तो G क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो G की वैल्यू वैसे तो K अपॉन NBA है। अगर मैं G की वैल्यू इस तरह से निकालूं कि मेरे पास एक तो टॉर्शन कांस्टेंट हो, एक नंबर ऑफ कॉइल्स हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो, और कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, अगर इसकी हेल्प से मैं कैपिटल G की वैल्यू निकालता हूं तब तो वो कहलाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है, देखिए गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट है या नहीं ये बताता है, करंट को मेजर नहीं करता। मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर भी करूंगा थोड़े टाइम बाद, बताऊंगा अभी आपको कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह भी यूज करा जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह भी यूज करा जा सकता है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब क्या है कि करंट की वैल्यू अगर मुझे पता हो कि मैंने कितना करंट लगाया, उसने करंट को सिर्फ मेजर मेजर नहीं करा, उसने करंट की प्रेजेंस बताई कि करंट है या नहीं, लेकिन अगर मुझे करंट की वैल्यू भी पता हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जी को निकालने का एक तरीका और है, आई अपॉन अल्फा। जी को निकालने का एक तरीका और है, आई अपॉन अल्फा। और ये जो आई अपॉन अल्फा है ये क्या हो जाएगा, जब जी आई अपॉन अल्फा है तो ये के अपॉन एनबीए के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जी को बोलता हूँ के अपॉन एनबीए के बराबर तब तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगर आई अपॉन अल्फा से मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, अगर सिर्फ इतना लेकर चलता हूँ, देन इट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। बताइए क्लियर है? Yes, sir.
अगर इस फॉर्मूले से मैं कैपिटल जी, देखो है दोनों सेम चीज, अगर इस फॉर्मूले से मैं कैपिटल जी कैलकुलेट करता हूं, देन कैपिटल जी इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. फिगर ऑफ मेरिट इज नोन एज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन. करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट, एंड k डिवाइडेड बाय MVA इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. इसमें कंफ्यूज तो नहीं है? क्लियर है ये चीज? बताओ आकृति. सर फिगर ऑफ मेरिट से क्या मतलब हुआ फिगर ऑफ इसका? मेरिट ये हो गया कि कितना अच्छा है मेरा गैल्वेनोमीटर, मतलब कितना ज्यादा सेंसिटिव है मेरा गैल्वेनोमीटर. मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है अभी इसमें. फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है? फिगर ऑफ मेरिट का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई मामूली सा करंट है, तो क्या मेरा गैल्वेनोमीटर उस मामूली से करंट को भी डिटेक्ट करेगा, या अच्छा खासा करंट चाहिए तभी डिटेक्ट करेगा? जब ज्यादा करंट होगा 5 एम्पियर 6 एम्पियर तभी डिटेक्ट करेगा. तो हम ये कहेंगे कि जितना ज्यादा बढ़िया मेरा गैल्वेनोमीटर होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का मैं सॉफ्ट आयरन कोर लगाऊंगा, जितनी बढ़िया मैं मैग्नेट लगाऊंगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में दूंगा, उतना ही बढ़िया मेरा गैल्वेनोमीटर होगा, और उतनी ही अच्छी उसकी सेंसिटिविटी होगी. सेंसिटिविटी का मतलब ये है, जरा सा भी करंट हो ना तुरंत डिफ्लेक्शन दिखा देगा मेरा गैल्वेनोमीटर. ठीक है. तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है कि दिस इज दैट फिगर जो इसकी मेरिट डिसाइड करती है. मेरिट मतलब ये कितना अच्छा है. तो ये समझ गए? समझ गए? यस सर. तो हर क्वालिटी की चीज होती है ना. अब आप मैग्नेटिक कंपास लेने जाओ मार्केट में, कई मैग्नेटिक कंपास ऐसे होते हैं कहीं भी घुमा लो वो जो है वो ईस्ट को भी नॉर्थ दिखा देते हैं, वो वेस्ट को भी नॉर्थ ही दिखा देते हैं. तो अच्छा जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो होता है जो बिल्कुल सही डायरेक्शन हमें दिखाए. तो इसी तरीके से किसी भी गैल्वेनोमीटर की अच्छाई, मतलब उसकी क्वालिटी, वो डिपेंड करती है उसके फिगर ऑफ मेरिट पर. इसके बेस पर मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ इसमें, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. देखिएगा. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थोड़ा सा लंबा खींच दूं क्योंकि वैसे ही क्लास लेट हो गई थी आज. बताइए. नो सर. अक्षय. अक्षय. सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर मतलब, सुनिए डेफिनेशन बताता हूँ इसकी. A galvanometer is said to be sensitive if it shows a large deflection even when a very small current is passed through it or a small voltage is applied across it. बहुत छोटी सी वोल्टेज लगाए, भाई वोल्टेज है तो करंट भी है, ऐसा नहीं है वोल्टेज अकेला ही रहता है. ठीक. बहुत छोटी सी आप वोल्टेज लगाएं, बहुत छोटा सा आप करंट दें, तब भी वो आपको अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दे दे, तो मैं बोलूंगा कि इस चीज को हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर हमारा कितना सेंसिटिव. ठीक. अच्छा. अब जो सेंसिटिविटी है वो दो तरीके की होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है. एक होती है करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी मतलब IS, है ना. I फॉर करंट एंड S इज फॉर सेंसिटिविटी. ये क्या होता है? ये होता है अल्फा अपॉन आई, उल्टा इसका, जी का रेसिप्रोकल, फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल. ठीक है. ये होता है अल्फा अपॉन आई. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ NBA अपॉन के. NBA अपॉन के. एक तो ये हो गया. दूसरा, दूसरा आता है जी वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? VS. ये करंट सेंसिटिविटी IS, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया VS. तो VS क्या होगा? जब करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन V हो जाएगा. अल्फा अपॉन V. ये अल्फा अपॉन V हो गया. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, V क्या होता है एज पर ओम्स लॉ. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. और V क्या होता है एज पर ओम्स लॉ? IR. तो अल्फा अपॉन IR इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, ये अल्फा अपॉन R तो यही रहेगा,
और ये जो 1/i है, ये 1/i जो है ये क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा अल्फा अपॉन आई, सॉरी अल्फा अपॉन आई क्या हो जाएगा एनबीए अपॉन के, तो एनबीए अपॉन के, बताइए जी क्लियर है कि नहीं, समझ गए? अल्फा अपॉन आई, सॉरी अल्फा हटा दो यहाँ से, एनबीए अपॉन आर के, क्लियर है कि नहीं बताओ? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर है? ना बोल दो भाई। यस सर। यस सर। अब देखिएगा ये क्या है एनबीए अपॉन के इंटू आर, और ये था सिर्फ एनबीए अपॉन के, तो यहाँ से मैं क्या क्लियर है सर। ओके ओके ओके। अब इसके क्लियर बाद है सर। देखिएगा कि वीएस क्या हो जाएगा हमारा, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वीएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आर। वीएस कितना है एनबीए अपॉन आर इंटू के, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो है पूरा का पूरा जो टर्म आया है इसको मैं ये बोल सकता हूँ 1/r इंटू एनबीए अपॉन के, ये हो गया एनबीए अपॉन के क्या है आईएस, आईएस तो ये क्या हो गया 1/r मल्टीप्लाई बाई आईएस, इस वजह से वीएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आर हो गया, समझ गए? उसके बाद यस सर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, जो मैं इसमें इसके डायग्राम में भी मैं कई बार बता चुका हूँ, वो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ये एक क्वेश्चन के साथ में जब ये आएगा ना गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर 5 या 6 नंबर से कम का आता नहीं, तो आप ये देखिएगा, और ये लास्ट टाइम 5 नंबर का ही हुए थे जो हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन थे, और उससे पहले 6 नंबर के आते थे, इस वजह से मैं 5 और 6 है ना। तो अब आप ये देखो कि जब सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ थोड़ा। हाँ सर। तो जब ये गैल्वेनोमीटर आता है ना, तो गैल्वेनोमीटर अकेला भी पूछा जाता है, उसके साथ सेंसिटिविटी भी पूछते हैं, और ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। 4 फैक्टर हैं, पहला सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो भी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए तो ये वाली मैग्नेट लगाई थी, कर्व्ड मैग्नेट, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। तीसरा पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, हाँ ठीक है, बाय हम जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो भी। और तीसरा है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू, सॉरी चौथा है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द टॉर्शन कांस्टेंट के। अब इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, ये रहा फॉर्मूला, ये सेंसिटिविटी है ना, करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा पॉइंट कि बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा क्या है बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, और चौथा क्या है बाय डिक्रीजिंग द टॉर्शन कांस्टेंट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। बताइए समझ में आ गया? बोलिए क्लियर है? अब इसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक्स बच रहे हैं इस चैप्टर में, एक तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और वोल्टमीटर में, अगर कहो तो मैं अभी बता देता हूँ, फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। मैं कल भी दोपहर में क्लास रखूंगा 1:30 पर, ठीक है, कहो तो अभी बता दूं, कहो तो कल, क्योंकि कल अगर अभी हो जाता तो कल मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, और नहीं तो पहले कल ये कराऊंगा, 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। बताइए जी। सर कल ही करा देना, मेरी क्लास है 3 बजे। तेरी क्लास है? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको कल कराता हूँ, और वो बस 2 ही छोटे छोटे टॉपिक्स लास्ट बचे हुए हैं, कल ये कराकर और अगला चैप्टर कल स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो 1:30 है, होगी कल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आकृति? नहीं सर। बस तो मैं अब ये जो है ना ऐसे ही रखूंगा, मैं कुछ दिन लगातार रखूंगा क्लास, ताकि थोड़ा सिलेबस हमारे कंट्रोल में आ जाए।